हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले हमने 1833 का चार्टर एक्ट किया है। तो 20-20 साल के बाद चार्टर एक्ट आते हैं और अब 20 साल हो चुके हैं, तो अब 1853 का चार्टर एक्ट आया है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें प्रावधान है हम देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद अब कोई प्लानिंग नहीं की गई। जैसे पहले कंपनी के लिए हर 20-20 साल की प्लानिंग की जाती थी, अब कोई प्लानिंग नहीं की गई। मतलब अब सरकार किसी भी समय जो है भारत पर डायरेक्ट शासन कर सकती है, जिसको हम क्राउन शासन कहते हैं या ताज का शासन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आगे आएगा। तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम था, इसके बाद कोई चार्टर अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 थे। तो अब इस एक्ट के जरिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम कर दी गई, उनको 18 कर दिया गया। और उनमें से भी बोला 6 सदस्य कौन होंगे, जिनको ब्रिटिश सम्राट मनोनीत करेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश सम्राट जो होंगे वो मनोनीत करके उनको भेजेंगे। तो ये होंगे 6 सदस्य इन 18 में से 6। ठीक है, उसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद मैंने आपको बताया था, उसमें गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्य थे, फिर 3 हो गए थे, फिर 4 हो गए थे, एक विधि सदस्य जुड़ गए थे। ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल है, उसके बाद उनके 4 लोग हैं जो परिषद में है, और एक कमांडर इन चीफ। तो ये टोटल 6 थे, 6 और जोड़ दिया 12 हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो नए 6 जोड़े गए हैं ना, ये किस लिए जोड़े गए हैं, विधायी कार्यों को अलग करने के लिए। इनके जरिए क्या किया गया, देखिए, इसके द्वारा कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया, तो व्यापारिक काम खत्म हो गए, तो प्रशासन बचा था। तो प्रशासन में भी क्या कर रहा था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, वो कानून भी बनाते थे, प्रशासन भी देखते थे। तो अब क्या किया, ब्रिटिश संसद ने ये चार्टर एक्ट में लिखा कि अब जो विधायी कार्य हैं उनके लिए अलग से एक विधान परिषद बनाई जाएगी। तो उसके लिए ही ये नए 6 सदस्य जोड़े गए हैं। ये जो नए 6 सदस्य हैं वो भारतीय विधान परिषद उनको कहा जाता है, और उनको मिनी संसद भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक मिनी संसद के रूप में कार्य कर रहे थे वहां पे। ठीक है, जब इनकी नियुक्ति होती है तो ये एक मिनी संसद के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको मिनी संसद भी कहा जाता है। तो ये 6 सदस्य भारतीय विधान परिषद बनाते हैं। ठीक है, और इनमें स्थायी प्रतिनिधित्व पर भी बल दिया गया। सॉरी, स्थायी नहीं, स्थानीय, माफ करिएगा, स्थानीय प्रतिनिधित्व कैसे कि 2 लोग तो इसमें जो थे वो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया था 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 2 लोग, एक थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे थे कोई भी एक उसमें से न्यायाधीश। 2 लोग वो हो गए, और जो 4 सदस्य होंगे ना, बोला वो जो स्थानीय सरकारें हैं, वहां की प्रांतीय सरकारें हैं, वो मनोनीत करके भेजेंगी। तो एक बंगाल से होगा, एक बंबई से, एक मद्रास से और एक आगरा से। ठीक है, तो ये जो विधान परिषद होगी उसमें 2 सदस्य तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से होंगे, और जो बाकी के 4 सदस्य हैं वो बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा की जो प्रांतीय सरकारें हैं वो मनोनीत करके उनको भेजेंगी। उसके बाद देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जाए। इस एक्ट में घोषणा की गई कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वही तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बोला कि अब जो बंगाल है, जिस तरह से मद्रास में एक गवर्नर है और बंबई में एक गवर्नर है, वैसे ही अब बंगाल के भी अलग से एक गवर्नर होंगे। ठीक है, बंगाल के लिए अलग से गवर्नर की घोषणा की गई इस एक्ट में। उसके बाद बोला कि विधि सदस्यों को पूर्ण सदस्य बनाया जाए और उसे मत देने का भी अधिकार दिया इन्होंने। तो देखिए, जो विधि सदस्य था, जो मैंने आपको बताया था, एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, मैकॉले पहले विधि सदस्य बने थे, तो उनको बनाया तो गया था विधि सदस्य, वो काम देखेंगे, जो भी कानून बन रहे हैं उनको देखेंगे, पर उनको मत देने का अधिकार नहीं था। किसी भी बैठक में उनको मत देने का अधिकार नहीं था। तो अब उनको वो अधिकार भी दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो उसके एक पूर्ण सदस्य होंगे, स्थायी सदस्य होंगे और मत भी देंगे अब वो। ठीक है, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। उसके बाद देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो
कैसे होता था, पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ना, वही कंपनी में जो लोग थे उनको रखते थे, ठीक है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर वही लोग मनोनीत करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मनोनीत करते थे। तो अब क्या बोला गया कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई और भारतीयों को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया गया। मतलब अब सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं, वो एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और वो भी अब ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं। पहले ऐसे होता था, भारतीयों को बड़े ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, ठीक है, छोटे मोटे पदों पर उनको रखते थे, ऊंचे पद पर उनको नहीं रखा जाता था। तो अब बोला जो विशिष्ट सिविल सेवा है उसमें भारतीय नागरिकों के लिए भी वो सेवा खोल दी गई। अब भारतीयों की भी नियुक्ति हो सकती है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होगा, एग्जाम होगा, प्रतियोगिता होगी, पहले एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए इसी के लिए क्या किया गया, 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकॉले समिति का गठन किया गया, ठीक है। इसी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या किया गया, 1854 में एक मैकॉले समिति जो है वो बनाई गई, ठीक है। तो ये था 1853 का चार्टर अधिनियम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, शेयर करें और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।